हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लाए हैं यह इतिहास का दूसरा चैप्टर है। हालांकि यह क्लास 10th का है, लेकिन यह आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, उसमें बहुत अधिक सहायता करेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को जो है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा। आइए, हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। यह प्रश्न कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इस चैप्टर का नाम ही है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद किसे कहते हैं? तो समाजवाद कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें समाज में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, कोई भेदभाव ना हो, उसको समाजवाद के नाम से जाना जाएगा। और समाजवाद के बाद जो है, जो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद का ये है मूलभूत सिद्धांत है, उसको साम्यवाद कहा जाता है, यानी कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है किसको? वह कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, या फिर ट्राटस्की ने किया था, या क्रेंस्की ने किया था। इसका जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा होगा? तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर होगा कि लाल सेना का जो गठन करने का काम किया है वो कौन किया है? वो किया है ट्राटस्की ने। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न के लिए। जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि लाल सेना का गठन किसने किया है, तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्राटस्की ने किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषकों की दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि रूस की जो मुख्य रूप से क्रांति हुई है वो 1917 में, लेकिन उससे पहले से भी रूस की जो व्यवस्थाएं चली है, और ये पुनर्जागरण के बाद से जो है सभी यूरोपियन कंट्री और जो भी देश था उसमें जो है एक तरह से कि राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई है और जगह जगह क्रांति हुई है। यूरोप में राष्ट्रवाद का पिछला वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि रूस में जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ है वह कब हुआ है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ है यूरोप में, वह हुआ है रूस में, वह 1861 ईस्वी में हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है यह 1844 ईस्वी में हुआ है, या फिर 1848 में, 1864 में, या फिर 1867 में। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ये दो लोग मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे, और इसी को साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन लोग मिलकर लिखे थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिल करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर प्रकाशित किया था, और इसको जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, यह जो प्रकाशित हुआ है यह 1848 ईस्वी में। कौन कौन लोग मिल करके लिखे हैं? तो इसको लिखने का जो काम किए हैं, यानी प्रकाशित करने में जो नाम आता है वह कार्ल मार्क्स का आता है और एंगल्स का आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है यह कार्ल मार्क्स की रचना है, या फिर टॉलस्टॉय की रचना है, या फिर दोस्तोयस्की की रचना है, या एंजल्स की रचना है। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जो वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि वार एंड पीस जो रचना किया गया है यह इसके रचनाकार है टॉलस्टॉय। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि वार एंड पीस के जो रचनाकार हैं वो टॉलस्टॉय हैं।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि रूस में जार का अर्थ क्या था? पीने के पानी का बर्तन था, या फिर पानी रखने की मिट्टी का बर्तन, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट? तो हम सभी जानते हैं कि रूस में जो क्रांति हुआ उस वक्त बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी उसको जाना जाता है, और उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो उस वक्त जो वहाँ का सम्राट था वो जार था, और उसका जो मेन उस वक्त सम्राट था वो जार निकोलस द्वितीय था। यानी कि जार जो जाना जाता है वो उस वक्त जो है रूस के सम्राट को जार के नाम से जाना जाता है, और रूस की जो संसद थी उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जानते चलेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो रचना है उसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाता है। और एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, उसके बाद एक दास कैपिटल की रचना किए हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जो जानकारी है कि कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में और टियर नगर में जो है इनका जन्म हुआ था। एक यहूदी परिवार में ये जन्म हुए थे। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक वकील थे। और कार्ल मार्क्स जो है 1843 ईस्वी में जेनी से कार्ल मार्क्स का विवाह हुआ है, और 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया है, और उसके बाद 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल की रचना की है, जिसको समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ है, और ये इनके पिता का नाम क्या है? तो हेनरिक मार्क्स है। इनकी शादी किससे हुई है? तो इनकी शादी जो है वो जेनी से हुई है। 1848 में इन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया है। 1867 में जो है वो दास कैपिटल की रचना किया है, जिसको समाजवादियों का बाइबल के नाम से जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है उसी को साम्यवाद के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, या फिर लंदन में? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई है, 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है लंदन में। यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है यह ब्रिटेन के लंदन में हुई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ है ये 1864 में, 67 में, या फिर 1883 या 1889 ईस्वी में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई है यह हुआ है 1864 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ है वो रूस, जापान, चीन या फिर क्यूबा में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साम्यवादी शासन का जो पहला ये प्रयोग किया गया है यह रशिया में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि चेका क्या था? ये सेना की एक टुकड़ी थी, या पुलिस दस्ता था, या फिर पादरी वर्ग है, या फिर श्रमिक वर्ग है? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि चेका क्या था? तो 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि चेका जो है वह पुलिस दस्ता को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है? लुई बला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। इनमें से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो हम सभी जानेंगे कि इसमें जो लुई बला है, सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, ये सभी यूरोपियन समाजवादी में आते हैं। और जो नाम नहीं आएगा यूरोपियन समाजवादी में वो कार्ल मार्क्स का नाम नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई है यह फरवरी 1917 में, या फिर नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, या फिर 1905 ईस्वी में। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई है यह
1917 में हुआ है। और इसका जो सबसे 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह नवंबर 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत हुआ है। और इसी को जो है जो क्रांति था यह उस वक्त जो वहाँ का शासक था जार, जो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, और जो उस वक्त जो शासक था उसको जार निकोलस द्वितीय के नाम से जानते हैं, उसके विरुद्ध जो है यह रूस में एक क्रांति हुई और यह नवंबर 1917 में यह क्रांति हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई है। लेनिन की मृत्यु 1921 में हुआ है, 1922 में या 1923 में। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा जी? तो लेनिन का जो मृत्यु है इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि लेनिन की मृत्यु जो है वह 1924 ईस्वी में हुआ है। यानी इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1924 में इनकी मृत्यु हुई है। 22 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ है। लेनिन का पूरा नाम इनका क्या है? तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन है और ये 1924 में इनकी मृत्यु हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है यह हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्टली टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई है। ब्रेस्टली टोवस की जो संधि है वो रूस और इटली के बीच हुआ है, या फिर रूस और फ्रांस के बीच हुआ है, या फिर रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ है, या रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा 16वां नंबर क्वेश्चन का कि ये जो संधि हुआ है यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन है। स्टालिन है, प्लेखानो है, लेनिन है, या फिर टॉलस्टॉय है। तो जो रूस का पहला समाजवादी जो पर्सन के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है प्लेखानो को। यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लेखानो को जो है वो रूस का पहला समाजवादी के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अभी हम लोग पीछे कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा किए हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है यह 1818 ईस्वी में हुआ है। कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जो है जर्मनी के राइन प्रांत में टियर नगर में हुआ है, जो कि एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स है और कार्ल मार्क्स जो है 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह किया है और 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया है तथा 1867 में इन्होंने दास कैपिटल की रचना किया है, जिसको जो है ये के नाम से जाना जाता है। समाजवादियों का बाइबल उसको कहा जाता है। यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जन्म कब हुआ, तो यह जन्म 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर होगा 18वां नंबर प्रश्न का। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1883 ईस्वी में मृत्यु हुई है। ये हम लोग याद रखेंगे। जन्म 1818 में और मृत्यु जो है यह 1883 ईस्वी में मृत्यु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपुतिन कौन था। यह एक भ्रष्ट पादरी था, या वैज्ञानिक था, या फिर समाज सुधारक है, या दार्शनिक है। तो राष्ट्रपुतिन जो है वह एक भ्रष्ट पादरी के रूप में राष्ट्रपुतिन का नाम आता है। यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 19वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वह एक भ्रष्ट पादरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने ब्रेस्टली ओस की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था। इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, या इटली के साथ। तो लेनिन जो है एक बोल्शेविक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं रशिया के। तो इन जो ब्रेस्टली ओस की संधि है यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। अर्थात इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जर्मनी के साथ जो है लेनिन ने ये संधि किया था। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति नेप के नाम से जाना जाता है। न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं कहेंगे हम लोग, ये नेप के नाम से जाना जाएगा। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, यह कब लागू हुआ था? 1921, 23, 20 या 24 में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है
21वां नंबर सवाल का कि नई आर्थिक नीति जो है यह 1924 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर होगा। अगला है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है। तो अभी हम लोग इस पर पीछे कई बार चर्चा किए हैं कि दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में, कब, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया है। और इसी दास कैपिटल को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको समाजवादियों का बाइबल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या फिर आर्थिक समानता पर। तो 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो समाजवादी दर्शन है वो मुख्य रूप से जो बल देता है वो आर्थिक समानता पर, यानी आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए लोगों के बीच में। इस पर मुख्य रूप से जो है समाजवादी दर्शन बल देता है, क्योंकि इसका कहना क्या है समाजवादी दर्शन का कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार परिश्रम मिलना चाहिए, यानी कि क्षमता के अनुसार कार्य मिले और कार्य के अनुसार उसका पारिश्रमिक मिले, किसी प्रकार का आर्थिक भेदभाव नहीं हो। अगला क्वेश्चन है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। तो हम लोग अभी इस पर पीछे लगातार चर्चा किए हैं कि रूस के सम्राट को जो कहा जाता था वो जार कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य जो है यह सैन्यवाद का प्रचार करना था, या फिर क्रांति का प्रचार करना था, या पूंजीवाद का प्रचार करना था, या समाजवाद का प्रचार करना था। दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो मिले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ये वीडियो जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है यह लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी का प्रचार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि लेबर डे मनाने का जो एग्जैक्ट तिथि है वो कौन सा है। तो लेबर डे जो हर वर्ष मनाया जाता है इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है 26वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1 मई को हर वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो इस पर हम लोग पीछे लगातार चर्चा किए हैं कि समाजवादियों का जो बाइबल कहा जाता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। इसकी रचना कब हुई है। तो इसकी रचना 1867 ईस्वी में हुआ है। किया कौन है। तो इसको रचना करने वाला जो है वो कार्ल मार्क्स है और इसी को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की है। तो जो कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र है जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह 1848 ईस्वी में घोषणा किया गया है और कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर के जो है यह घोषणा की है। एंजल्स जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जब 1917 का बोल्शेविक क्रांति होता है रूस में, तो उस वक्त जो है वहाँ का जो सम्राट था वो जार निकोलस द्वितीय था और उसकी पत्नी का नाम था जरीना, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वह ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमारी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जो जन्मदाता के रूप में जाना जाता है फॉरियर है, रॉबर्ट ओवन है, कार्ल मार्क्स है या सेंट साइमन है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह होगा कि सेंट साइमन जो है यह फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता है। अगला है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। तो काम के अधिकार को जो 31वां नंबर प्रश्न है इसका सबसे करेक्ट आंसर ये है कि काम के अधिकार को जो संवैधानिक अधिकार मिला, यानी हर व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार काम और काम के अनुसार उसको जो ये है, तो ये समाजवादियों का प्रमुख ये था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो रूस के नाम से जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि अप्रैल थीसिस की किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस की जो रचना किए हैं वो कौन किए हैं। 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि अप्रैल थीसिस के जो रचनाकार हैं वह हैं व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि अप्रैल थीसिस इन्हीं की रचना किया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। रूस में जो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ है। 33वां नंबर सवाल है हमारी स्क्रीन पर, इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये 7 नवंबर 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है इसका नेतृत्व जो है इसका नेतृत्व कौन किया है। तो इसका नेतृत्व करने वाला है लेनिन। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है माँ उपन्यास के लेखक कौन है। ये प्लेखानो है, टॉलस्टॉय है, गोर्की है या फिर तुर्गनेव है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 34वां नंबर सवाल का कि जो माँ उपन्यास के लेखक हैं वह है मैक्सिम गोर्की। पूरा नाम क्या है इनका जो पूरा नाम है वह है मैक्सिम गोर्की जी। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मैक्सिम गोर्की जो है यह इन्होंने इसकी रचना किए हैं। अगला है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है वो फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या ये नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 35वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है कि 1917 की जो पहली क्रांति है उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। स्टालिन था, लेनिन था या फिर प्लेखानोव है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 36वां नंबर प्रश्न का कि नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई है जो उसके बाद जो वहाँ स्थापित सरकार हुआ है उसका नेतृत्व जो किया है वो लेनिन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है कि समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया है। तो जो समाजवाद शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है यह कब किया गया है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कि 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में, फ्रांस में, रशिया में या फिर जर्मनी में। तो इस प्रश्न का जो 38वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह सबसे पहले ये जो हुआ है यह फ्रांसीसी में किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। 39वां नंबर प्रश्न है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई है। तो साम्यवाद जो है ये कार्ल मार्क्स की दर्शन को साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 39वां नंबर प्रश्न का कि विश्व में जो सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना है वो रूस में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 40वां कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है। लियो टॉलस्टॉय है, इवान तुर्गनेव है या फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है या मैक्सिम गोर्की है। तो 40वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इवान तुर्गनेव जो है इसके प्रमुख ये हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 1917 के रूसी क्रांति के समय जार का शासक कौन था। जार का शासन किसके हाथ में था। पीटर के हाथ में या फिर अलेक्जेंडर प्रथम है, निकोलस प्रथम है या निकोलस द्वितीय है। तो 1917 की क्रांति के समय जो जार का शासन था वो जार निकोलस द्वितीय के हाथ में था, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है। 42वां नंबर प्रश्न है कि कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी। लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता शुक्चेव ने या फिर लियोनिड ब्रेंजेव ने। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि कोल खोज की जो शुरुआत किया है यह स्टालिन ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। लियो टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की या लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है एंगल्स के साथ मिल करके जो किया है वो कार्ल मार्क्स ने किया है और इसी को जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अब है आज का अंतिम सवाल 44वां नंबर की 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारक क्या था।
जार निकोलस का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, राष्ट्रपुतीन की भूमिका या किसानों का असंतोष। तो जो 1917 के रूसिया की जो क्रांति का जो उस वक्त का तत्कालीन कारण था वह था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार अभी हम लोगों ने 44 प्रश्नों को किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 44 ही नहीं, इसमें जिस प्रकार की जानकारी है ये लगभग 80 प्रश्नों आपको इससे टेकअप होंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या 10th के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स हो, उसमें आपको यह लाभकारी साबित होगा। तो अर्थात अगर आपने अब तक चैनल पर यह वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के बीच यह शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षक जो लोग भी हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।